Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेफ फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि उस समय मोदी सरकार ने ये फैसला कर लिया था कि जब तक आखिरी आतंकवादी बाकी है, जिंदा है, भारतीय सेना का ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के CDS, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ मिलकर पहली बार आपको ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी सुनाएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। अजीत डोवल ने कहा है कि भारत जरूरत पड़ने पर एक बड़ा जोखिम उठा सकता है और करारा जवाब भी दे सकता है, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। अजीत डोवल का यह खुलासा शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के लोगों को आज उनकी आज़ादी का एक नया गिफ्ट है। इसके बाद हम आपको बंटवारे का फ्लैशबैक दिखाएंगे और बताएंगे कि 79 वर्ष पहले हुए भारत के विभाजन के जख्म आज भी कैसे ताज़ा हैं। आज भी भारत के 54% लोग पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और पाकिस्तान के 43% लोग भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ यह बंटवारा उस समय के नेताओं की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि यह बंटवारा सही तरीके से हुआ ही नहीं। आपको आज ये भी दिखाएंगे कि 200 वर्षों तक राज करने वाले अंग्रेजों ने सिर्फ 35 दिनों के अंदर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने की जल्दबाजी क्यों की थी। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम आपको टाटा ग्रुप की कहानी भी सुनाएंगे। 158 वर्ष पुराना ये ग्रुप आज अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में है, विवादों में है। टाटा ग्रुप आज एयर इंडिया और अपने मैनेजमेंट में मतभेद की वजह से लगातार विवादों में है। जिस टाटा ग्रुप के जरिए JRD टाटा ने राष्ट्र निर्माण किया और उनके बाद रतन टाटा ने पूरा देश का भरोसा जीता, वही ग्रुप अब अपने चेयरमैन N चंद्रशेखरन की चेयरमैनशिप में सबसे बड़े संकट में है। आज आपको दिखाएंगे कि लगभग 100 देशों में हर वर्ष 17 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनी को लेकर कैसे आम लोगों और निवेशकों में चिंता है, और यह भी पहली बार हो रहा है। आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कल होगा और दोनों ही देश ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है जिसका नाम है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। हिंदी में डीक्लासिफाइड का मतलब होता है गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करना। और आज हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे पहले कुछ अंश दिखा रहे हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीरें हैं, ऑपरेशन सिंदूर की वो कहानी है, इसके बारे में वो जानकारियां हैं। ये फैसला कैसे लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जब उन्हें पता चला पहलगाम हमले के बारे में तो उनका सबसे पहला प्रश्न क्या था, ये शायद आज तक आपको कभी पता नहीं चला होगा। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको ऑपरेशन सिंदूर की वो डिटेल्स दिखा रहे हैं जो इससे पहले आपको पता ही नहीं थी। It wasn't a normal terror attack.
In my opinion, it was a kind of an execution which was taking place. These civilians had been killed in cold blood with automatic weapons such as AK-47. And they are telling कि जाके मोदी को बोल दो जो कर सकता है कर ले. So like I think all citizens of the country, we were actually hit by the brutality of this attack. I think it was most barbaric. We will go after them. वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहाँ भी है. We will not forgive. Any act of terror will be considered as an act of war. If there is even escalation to this particular conflict, so be it. And then we went into full-fledged war mode, I would say. Prime Minister told me that we should call it Operation Sindhu. We were ready and our fingers were on the trigger. Then nothing stopped us and we were no holds barred. All the officers and men were full of josh. The entire nation's hope rested on us. We will unfold it like a good movie. ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात यह रही कि सबसे पहले इसमें आतंकवादियों के ठिकाने को एक एक करके चुना गया. ये आतंकवादी कहां पर हैं, इनके ठिकाने कहां पर हैं, ये सब पहले इसके बारे में पता लगाया गया, उन ठिकानों को चुना गया और उसके बाद वायुसेना ने इन आतंकी ठिकानों को एक एक करके नष्ट किया. प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पहलगाम हमला एक आतंकी घटना नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक युद्ध था. और उसी समय मोदी सरकार ने यह तय कर लिया था कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद के हर ठिकाने को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा, ये अभियान रुकेगा नहीं. भारत की सेना ने आसमान, समुद्र और जमीन तीनों जगह पूरी तैयारी कर ली थी. और सबसे बड़ी बात यह कि इस ऑपरेशन में सिर्फ 88 घंटे में ही भारत ने अपने राजनीतिक और सैन्य दोनों लक्ष्यों को हासिल कर लिया. Prime Minister returned. Foreign Secretary had come to receive him. Then at the airport itself, he had a meeting. First, he wanted to know all the facts. And then his first question to me is, who has done it? Who is responsible? We should be very clear who the perpetrators are. I want it immediately. Thanks to our intelligence agencies, I think they did a brilliant job. And within a very short time, we were able to arrive at the conclusion. Honorable Prime Minister has made it very clear, any act of terror will be considered as an act of war. I had no doubt that we were in a situation where we would have to respond differently from times gone by. We homed on to the 9 targets. There were 5 targets in POJK and 4 targets in Pakistan. And since the targets were big, that is why we decided together that Air Force will take on this target, because we had to have the requisite weight of attack, which Air Force could deliver at that distance into the enemy territory with precision. So objectives that were decided were terrorist camp, nothing more, nothing less. I also wanted to ensure that my air defense and electronic warfare grid is also in place. Just in case it's getting into a drone warfare, I should have my grid in place. And for this, I couldn't have done it on my own. The latency of the Akashti system from the ISCCS to the weapon end is 2 to 3 milliseconds. I mean, that's the capability that we have. But in our minds, we knew that we selected the targets, we put the wherewithal into place,
We carried out operational rehearsals. Now we needed to home on to the time and the date. Time has come, time to deliver. Take a deep breath, have confidence that all preparations you have done is best and nothing more is to be done. And this is the time to prove yourself, prove your capability. We were to avenge this killings. It was on our shoulders. Everybody had the same time on their systems. At 0105, no orders were required. And like clockwork precision, the commencement of Operation Sindoor started at 0105. That is the time when we activated, and then we went into full-fledged war mode, I would say. So when I got this confirmation that all missions have gone as planned, that was a good feeling in terms of, having 100% mission success. That's possibly one of my most satisfying professional moments. For that very fraction, it was there in my heart and in my feeling. After this successful strike, we had achieved our politico-military aim. Once we achieved that aim, obviously there was satisfaction amongst all of us that we have done what we wanted. And once we hit them, there was a sense of justice. Justice for the nation and the families of the terror victims. उस समय भारत इस बात के लिए भी तैयार था कि पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर कार्रवाई की जाए, चाहे ये कितनी भी आगे तक जाए। और तब भारत ने यह तय कर लिया था कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो हर कदम उठाया जाएगा और भारत जरूरत पड़ने पर बहुत बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार है। भारत बहुत बड़ा प्रहार करेगा, चाहे इसका अंजाम आगे चलकर कुछ भी हो। We wanted Pakistan Army to realize that this support to terrorism or inability to take effective action against the terrorists is something which is not tolerable to us. So we knew that things are not yet over, and we were prepared, we were ready to take on anything, whatever comes from their side. There was no time for me to absorb that this is what entire command has been able to achieve. We had already switched into dealing with the next situation, and which was going to be very intense. We were ready and our fingers were on the trigger. The moment they started on the line of control, we went at them hammer and tongs. As the midnight approached, the next 2 to 3 hours was grueling battle. The artillery opened, the mortars opened, the infantry posts opened. Because the pressure on Pak post was so heavy that in order to relieve the pressure, he had to resort to targeting my civilians, targeting the religious infrastructure. They hit gurudwaras, temples. So it was really sad that when we hit terror, they hit civilians.
once anything starts, we are willing to go as far as it is necessary for a nation to preserve its sovereignty, and there is no limits on that. We fight till the last drop of the blood. We were informed that Pakistan is planning to launch an operation so-called Bunyan al-Marsus to teach India a lesson, and that operation is going to last for about 48 hours. It was decided that India will not bow down to such kind of a threats. So that night, that is 10th early morning, before they could strike, we have struck their major airfields, radar sites, command and control centers. We engaged him on a front of almost 1,200 kilometers, almost 200 kilometers deep inside his territory. After the second wave of attack, probably they got the message that things are getting more serious, and they had no response to the kind of targeting that we are doing. Message to the world is very clear. India's generosity or India's being more tolerant should not be mistaken for its weakness. This is the new normal. A notice to sail should be construed as notice to combat. We are a peace-loving country. We would like to live and let live. But if Pakistan carries out any terror attack of this kind, I can assure that Pakistan will have to pay twice what they have paid this time. No conflict in future will be the one like the past one. We need to prepare for it. When the Prime Minister says that the Operation Sindoor is alive, his intention is the fight against terror will only be over till the last terrorist is eliminated. ऑपरेशन सिंदूर की इन तस्वीरों को देखकर, इस कहानी को सुनकर आज आपको भारतीय सेना पर ज़रूर गर्व हो रहा होगा। इस ऑपरेशन के ज़रिए भारत ने पूरी दुनिया में रक्षा का एक नया मॉडल पेश किया। भारतीय सेना ने साफ बता दिया कि पाकिस्तान में 1 इंच भी ऐसी ज़मीन नहीं है जहां पर कोई आतंकवादी भारत पर हमला करके वापस जाकर छिप सके। भारत ने अब एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है, जिसमें भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का मतलब होगा भारत के खिलाफ युद्ध। और डिस्कवरी चैनल पर डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर नाम की ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज आप 15 अगस्त को रात 9 बजे देख सकते हैं। और ये जो आज हमने आपको अंश दिखाए हैं, ये इसी डॉक्यूमेंट्री के अंश हमने आपको आज दिखाए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और ये बात कहने के लिए आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता, क्योंकि आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपसे बात कर रहे हैं। और वो बात ये है कि किसी भी देश की सरकार कितनी महत्वपूर्ण होती है, सरकार के फैसले लेने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बात का एहसास हुआ होगा। इस दौरान पहली चीज जो देखने को मिली, मोदी सरकार का संकल्प, सरकार की निर्णायक फैसले लेने की क्षमता। किसी भी देश की सरकार का जो नेतृत्व है वो कितना निडर है, ये इस बात पर निर्भर करता है। बहुत सारी सरकारें डरपोक होती हैं, बहुत सारी सरकार निर्णायक फैसला ले नहीं पाती हैं, सही समय पर गलत फैसला ले लेती हैं। इसलिए सही नेतृत्व होना कितना जरूरी है। हमारे ऊपर पहलगाम जैसा अटैक होता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए था, उस दिन उस रात
सही फैसला होना चाहिए था और मोदी सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया, जिसमें संकल्प भी था और जिसमें निर्णायक फैसला लेने की क्षमता और बहादुरी भी थी। अब आप सोचिए, आज जो बातें पता चली वो ये कि जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे, जद्दा में थे, सोचिए। और जब वो अगले दिन भारत लौटे, उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम, सारी मीटिंग्स वहाँ से कैंसिल कर दी और पहलगाम हमले के बारे में जानते ही, जैसे ही उनको जानकारी मिली, वो तुरंत भारत लौट आए। पहली मीटिंग उन्होंने एयरपोर्ट पर ही की। आप इससे समझिए, वो आए, एयरपोर्ट पर लैंड किए और पहली मीटिंग उन्होंने वहीं एयरपोर्ट पर की। और ऐसा अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने भी बताया। और उन्होंने सबसे पहला जो सवाल पूछा वो था, ये काम किसने किया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं जानना चाहता हूं। और उसके बाद भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काम पर लग गईं और उन्होंने बहुत जल्द ये पता लगा लिया कि इसके पीछे कौन है, कौन आतंकवादी हैं, कहां पर इनकी प्लानिंग हुई है। तो आप देखिए, आपको पुरानी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल एयरपोर्ट पर ही पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे सारी जानकारी ली, पूरी ब्रीफिंग ली, वहीं पर बैठकर मीटिंग की। और आप सोचिए कितना बड़ा निर्णायक फैसला इस सरकार ने लिया। सरकार कई बार फैसले ले लेती है, लेकिन अगर आपकी सेना में ही कोई कमी हो, उसकी तैयारियों में कोई कमी हो, सेना आपकी मजबूत ना हो, शौर्य में कोई कमी हो, तो सरकार फैसला लेकर क्या करेगी। इसलिए सरकार ने इतना कड़ा फैसला लिया, लेकिन उसके बाद जो अगली जो चीज देखने की है वो है हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना की ताकत। हमारी सेना हर समय युद्ध के लिए जो तैयार रहती है, प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस। आज हमने फैसला किया और हमने फटाफट, हमारी सेना बिल्कुल तैयार थी। हमारे पास बहुत जल्द वो प्लान बना, क्या रणनीति होगी, कौन कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी, कौन सा फाइटर जेट इस्तेमाल किया जाएगा, कब, कहां, कैसे हमला किया जाएगा, टाइमिंग क्या होगा। आप देखिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग हमारी सेना ने की। और इसलिए आज आपको अपने हर सैनिक का नमन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरा यह है कि ऑपरेशन सिंदूर वैसे तो 88 घंटे का ही ऑपरेशन था, लेकिन इस 88 घंटे में पूरी दुनिया ने भारत और पाकिस्तानी सेना का फर्क देख लिया। भारत और पाकिस्तानी सरकारें जो हैं, उनकी क्षमताओं का फर्क देख लिया। ब्लैक और वाइट में ये फर्क आप देख पाते थे कि इंडियन आर्मी जो है वो क्या है और पाकिस्तान की जो सेना है वो भारतीय सेना की तुलना में कहां खड़ी है। पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं कर पाई, अपने देश की रक्षा नहीं कर पाई, अपने ठिकानों की रक्षा नहीं कर पाई, अपने एयरपोर्ट्स की रक्षा नहीं कर पाई, उन आतंकवादियों की रक्षा नहीं कर पाई जिन्हें पाल पोस कर बड़ा करके वो भारत में भेजते हैं। अगला पॉइंट ये है, दुनिया ने तो देख लिया कि कहां भारत की सेना खड़ी है, कहां पाकिस्तान की सेना खड़ी है। दुनिया ने एक और चीज देखी, भारत हमेशा अपनी सहन शक्ति दिखाता है। भारत एक उदार देश है, लेकिन हमारी उदारता, हमारी सहन शक्ति हमारी कमजोरी नहीं है। भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ एक बड़े भाई की तरह रहा है, लेकिन बड़ा भाई जो है वो दिल तो बड़ा रखता है, लेकिन साथ ही बड़े भाई की भुजाएं भी बड़ी होती हैं, बड़े भाई की शक्ति भी बड़ी होती है, बड़े भाई की ताकत भी बड़ी होती है। तो बड़ा भाई दिल अपना दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, बड़ा भाई सहनशील भी होता है, बड़ा भाई उदार भी होता है, छोटे भाई को थोड़ा बचा बचा कर चलता है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है तो बड़ा भाई अपनी शक्ति भी दिखा सकता है, बड़ा भाई अपनी ताकत भी दिखा सकता है और छोटे भाई को बता सकता है कि उसकी भुजाओं में कितनी शक्ति है। ये काम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किया है। इसलिए पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का एक नया रूप देखा, ऐसा रूप जो दुनिया ने इससे पहले कभी देखा नहीं था। भारतीय सेना का नया रूप देखा, भारत की सेना कैसे अब दुनिया की एक बड़ी शक्ति है।
और मोदी सरकार का नेतृत्व पूरी दुनिया ने देखा और इस देश के 150 करोड़ लोगों ने भी देखा। तो मैं ऑपरेशन सिंदूर को आज स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इस तरह आपके लिए समाप्त करूंगा, उसका विश्लेषण ऐसा करूंगा। और ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमारे देश में स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे देश में जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, हमारे जेन जी, जेन अल्फा, इन बच्चों को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को क्या बताया, क्या सिखाया। आज पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे है और आज ही ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने पाकिस्तान को यह आईना दिखाया है। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान को भारत का यह गिफ्ट बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस समय भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर के ही दुस्वप्न देख रहे हैं। उनके दिमाग से अभी तक ऑपरेशन सिंदूर हटा नहीं है और आज भी उनकी सुई ऑपरेशन सिंदूर पर अटकी हुई है और हमेशा की तरह आज भी वो अपने देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ झूठ को बेच रहे हैं। भारत ने सिंध-ताश मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, चाहे शहबाज शरीफ हों और चाहे उनके फील्ड मार्शल मुनीर हों, इन दोनों की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि ये पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने लोगों का सामना कैसे करें, अपने लोगों के सवालों के जवाब कैसे दें। इतनी बेइज्जती इनकी हुई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कैसे वो लोगों को बताएं कि भारत के फाइटर जेट्स सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक हमला कर पाए, कैसे भारत की मिसाइल्स ने पाकिस्तान के जो की इंस्टॉलेशंस थे उन पर हमला कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को बर्बाद कर दिया, एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम्स नष्ट कर दिए और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसका जवाब शहबाज शरीफ क्या देंगे? इसलिए वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ बोलते हैं और या फिर भारत को बार बार धमकी देते हैं, लेकिन ये सब करके वो सिर्फ पाकिस्तान का दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते और पाकिस्तान को अगर सिंधु नदी का पानी चाहिए तो उसे भारत के खिलाफ आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि शहबाज शरीफ चाहे जो मर्जी कहें, सिंधु जल संधि पर भारत के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। आपका सवाल सिंधु जल समझौते को लेके है। देखिए, सिंधु जल समझौते में जो हम लोग का सोच है, हमारा जो पक्ष है, उससे अब भली भांति बाकी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आज अपना आज़ादी का दिन मना रहा है, भारत कल मनाएगा। और जब इन दोनों देशों का निर्माण हुआ था, जब भारत का विभाजन हुआ था, तो ये सोचकर हुआ था कि अब ये दोनों ही देश आगे चलकर शांति के साथ रहेंगे, इन दोनों में कभी कोई क्लैश नहीं होगा और रिश्ते ठीक रहेंगे। लेकिन आज 80 साल के बाद भी भारत और पाकिस्तान की कटुता में कोई कमी नहीं आई है। भारत की सेना ही नहीं, भारत की जनता भी आज भी पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक नई रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने एक नई रिसर्च की है, सर्वे किया है भारत और पाकिस्तान के लोगों पर। तो प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक आज भी भारत के 54% लोग पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और पाकिस्तान के भी 43% लोग भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और खतरा मानते हैं। भारत और पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में पता लगा। यानी 47 के बंटवारे के 79 वर्ष बाद भी ये नफरत आज भी वैसी की वैसी ही बरकरार है, क्योंकि बंटवारे के दौरान भारत और पाकिस्तान के लगभग 10 लाख लोग उस समय मारे गए थे। वो पीढ़ी जिसने ये सब देखा आज हमारे बीच में नहीं है, जिसने बंटवारे के दर्द को देखा और इसे बर्दाश्त किया।
लेकिन हमें इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए और इतिहास से हमें सीखना भी चाहिए। इसलिए आज इतिहास के उस अध्याय को हम आपके लिए दोबारा से रिपीट करेंगे थोड़ी देर के लिए। जो ये नई रिसर्च रिपोर्ट आई है, ये कहती है कि पाकिस्तान के 91% लोग भारत को पसंद नहीं करते और इसमें भी 73% लोग ऐसे हैं जो भारत को बहुत ही ज्यादा नापसंद करते हैं, नफरत करते हैं भारत से। वहीं भारत के 78% लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते और 65% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा नापसंद करते हैं। पाकिस्तान में 65% लोग मानते हैं कि भारत की जनता अच्छे रिश्ते नहीं चाहती। वहीं भारत में 47% लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान की जनता भारत से अच्छे रिश्ते नहीं चाहती। पाकिस्तान में 79% लोग मानते हैं कि भारत सरकार अच्छे रिश्ते नहीं चाहती। वहीं भारत में 51% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार भारत से अच्छे रिश्ते नहीं चाहती। यानी सरकारों को लेकर भी दोनों देशों की जो राय है वो एक जैसी है। भारत के लोग रशिया और अमेरिका को अपना सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर मानते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग चीन और सऊदी अरब को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं। पाकिस्तान के 83% लोग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भरोसा करते हैं, जबकि भारत के 51% लोग रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। यह सर्वे जिसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसी साल फरवरी से लेकर मई तक भारत और पाकिस्तान के लोगों पर किया गया, जिसमें दोनों देशों के 4,500 लोग शामिल हुए और उनकी राय जो थी उसके आधार पर यह रिपोर्ट दी गई है। अब आते हैं वापस उस मुद्दे पर कि 1947 में कितनी नफरत थी दो समुदायों के बीच, और इसीलिए धर्म के आधार पर भारत का पहला बंटवारा हुआ। याद रखिएगा, यह बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। जो लोग आज कहते हैं कि भारत में अभी बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, भारत तो शुरू से ही धर्म के आधार पर बटा हुआ था। 1947 में भारत का जो बंटवारा हुआ, ये किसके आधार पर था? धर्म के आधार पर। किस धर्म के आधार पर था? हिंदू और मुसलमानों के बीच उनका बंटवारा था। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति तो तब से चली आ रही है, ये भारत की जड़ों में है, पाकिस्तान की जड़ों में है। और आज हम आपको ये बताते हैं कि जब ये बंटवारा हुआ होगा तो उस समय के बहुत सारे लोगों ने कहा, सोचा होगा कि अब ये दोनों देश अलग अलग हो गए, अब ये शांति से रहेंगे, अब ये नफरत कम हो जाएगी, ये एक दूसरे के प्रति जो इनके मन में घृणा है, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर ये दोनों देश नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन वो घाव आज भी वैसा की वैसा ही है, वो नफरत आज भी वैसी की वैसी ही है। अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, लेकिन बंटवारा जो हुआ, इतने बड़े देश का बंटवारा किया, ये सिर्फ 35 दिन के अंदर कर दिया। इतना बड़ा देश, उसके बंटवारे में समय लगता है। मैं तो कहता हूं कि दिन नहीं, महीनों वर्षों का समय इसके लिए लेना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के इस पूरे प्लान को सीक्रेट रखा गया और देश के लोगों को आजादी मिलने के 2 दिन के बाद पता चला कि उनका इलाका भारत में है, आएगा या पाकिस्तान में आएगा, किसी को नहीं पता था। 15 अगस्त 1947 को बंगाल के चिटगोंग हिल्स इलाके में भारत का झंडा फहराया गया और लोगों ने भारत की आज़ादी की खुशियां मनाई कि हम आज़ाद हो गए। लेकिन इसके 2 दिन के बाद ही उन्हें पता चला कि यह इलाका तो पाकिस्तान में चला गया, जबकि इस इलाके में हिंदू और बौद्ध बहुसंख्यक थे, लेकिन यह इलाका चला गया पाकिस्तान में। आज़ादी के 2 दिन के बाद आम जनता के सामने बंटवारे की आधिकारिक घोषणा की गई। यानी पहले आज़ादी की खबर आई, लोग खुश हो गए कि हम आज़ाद हुए, लेकिन ये खुशी सिर्फ 2 दिन तक रही। 2 दिन के बाद एक नई खबर आई बंटवारे की। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर भारत या पाकिस्तान जाना पड़ा। इस दौरान जबरदस्त हिंसा हुई, दंगे हो गए धर्म के आधार पर और 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। क्या आप आज के जमाने में सोच सकते हैं 10 लाख लोगों की मौत हो जाना कितनी बड़ी बात है? 10 लाख, 1 मिलियन लोग मारे गए। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। 10 लाख तो एक छोटा एस्टिमेट है। और इसकी वजह थी रेड क्लिफ लाइन।
आपने स्कूल में शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, इतिहास में, रेड क्लिफ लाइन, सिरिल रेडक्लिफ। और इसी के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक बंटवारा किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस बंटवारे की जिम्मेदारी 48 साल के सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को दी। यही थे वो वकील जिनका नाम है रेडक्लिफ, और इन्हें जिम्मेदारी दी गई, तब ये 48 साल के थे, कि आप इतने बड़े देश को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। हैरानी की बात यह है कि रेडक्लिफ पहली बार वर्ष 1947 में ही भारत आए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने जीवन में भारत नहीं आया, भारत के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे यह जिम्मेदारी दे दी गई कि आप भारत के 2 टुकड़े कर दीजिए, जो कभी भारत आया नहीं। और समय देखिए, सिर्फ 35 दिन का समय दिया गया। जिस व्यक्ति ने इससे पहले भारत को कभी देखा तक नहीं था, उसे करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला करने वाली एक भौगोलिक सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई। एक और बड़ा सच यह है कि इस बंटवारे को लेकर ब्रिटिश सरकार बहुत जल्दबाजी में थी। इसलिए ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बंटवारे के लिए रेडक्लिफ को सिर्फ 35 दिनों का समय दिया। अब आप खुद सोचिए, भारत जैसा बड़ा देश जो संयुक्त भारत था, इतने बड़े देश को 35 दिन में आप कैसे बांटेंगे? उस समय संयुक्त भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 44 लाख वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या थी लगभग 39 करोड़। तब संयुक्त भारत क्षेत्रफल के मामले में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर था, जबकि आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर था। तब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की थी, वहां लगभग 54 करोड़ लोग तब रहते थे, और भारत का नंबर था दूसरा, 39 करोड़ हमारी आबादी थी। बंटवारे के बाद वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी और पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ थी। तो आप सोच लीजिए, वही बात आ गई कि 39 करोड़ संयुक्त भारत की जनसंख्या थी, जिसमें से 36 करोड़ भारत में रह गए और 3 करोड़ लोग पाकिस्तान में थे। भारत जैसे भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता वाले देश को सिर्फ 35 दिनों में हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटना सबसे बड़ा अन्याय था, सबसे बड़ा मजाक था, क्योंकि उस समय भारत का शायद ही कोई ऐसा इलाका था जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख आबादी ना रहती हो। इस बंटवारे से पहले रेडक्लिफ ने भारत के सिर्फ 2 शहरों का दौरा किया। एक था कलकत्ता, जिसे आज आप कोलकाता कहते हैं, और दूसरा था लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है। और रेडक्लिफ ने सिर्फ 2 शहरों का दौरा करके भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का पूरा प्लान तैयार कर दिया, जो भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ सबसे बड़ा मजाक था। क्योंकि इस बंटवारे में धर्म ही सबसे बड़ा आधार था, इसलिए सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया कि किन इलाकों में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और कहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। जहां मुसलमानों की आबादी है उसे पाकिस्तान को दे दो, जहां हिंदुओं की आबादी है उसे भारत को दे दो। लेकिन इस फैसले को जमीन पर लागू करना कितना अव्यावहारिक होगा, इस बात की परवाह ना तो अंग्रेजों ने की और ना ही रेडक्लिफ ने की, और ना ही उस समय के हमारे देश के नेताओं ने की, जो अंग्रेजों से लगातार बातचीत कर रहे थे। आप वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद के इस मानचित्र को आज ध्यान से देखिए। भारत के पश्चिमी इलाके में रेडक्लिफ लाइन के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये बंटवारा हुआ था। इस नक्शे में आप देखिए, पश्चिमी इलाका जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लाल रंग ब्लिंक कर रहा है, जो रेखा, ये है रेडक्लिफ लाइन। आप देखिए, तो पश्चिमी इलाका भारत का, यहां ये लाइन खींची गई और भारत के पूर्व में पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा यानी पूर्व पाकिस्तान बनाया गया, वो लाइन बंगाल में खींची गई। यानी उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। आप सोचिए क्या औचित्य था इसका भी, कि एक ही देश के 2 टुकड़े एक दूसरे से 1600 किलोमीटर दूर। बाद में वर्ष 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और एक नया देश बन गया, जिसका नाम आज है बांग्लादेश। इस नक्शे में आप देख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर को रेडक्लिफ लाइन से बाहर रखा गया। जम्मू कश्मीर देखिए ऊपर, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी और उसका भारत या पाकिस्तान के साथ विलय तय नहीं हुआ था। बाद में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया।
जो आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। अब आपको बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस बंटवारे को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों थी और सिर्फ 35 दिनों में ही इतने बड़े देश का बंटवारा उसने कैसे किया। अंग्रेज ये बात समझते थे कि बंटवारे के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा होना तय है। यहां पर दंगे होंगे, हिंसा होगी, हालात बहुत खराब हो जाएंगे और अगर वो बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान करते तो हिंसा का सारा दोष ब्रिटिश सरकार पर आ जाता। इसलिए उन्होंने पहले आज़ादी दी, बाद में 2 दिन के बाद बंटवारा किया। इससे बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को इस बंटवारे की घोषणा की, ताकि विभाजन के बाद होने वाले जो भी दंगे फसाद हों उनकी जिम्मेदारी इन दोनों नए देशों पर आ जाए। मतलब ब्रिटिश सरकार समझ रही थी कि आने वाले दिनों में बंटवारे के बाद यहाँ क्या होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय हमारे देश के अपने ही नेता भी इस त्रासदी का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो उस समय के नेता थे, उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, या उस समय वो सारे लोग जो ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश सरकार से लगातार बातचीत कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार उन्हें हैंडओवर दे रही थी कि भाई हम अब जा रहे हैं, हम आपको हैंडओवर दे रहे हैं। उन सारे नेताओं ने तब ब्रिटिश सरकार के सामने सही पक्ष शायद नहीं रखा और वो बड़ी आसानी से तैयार हो गए इस बंटवारे के लिए। तब रेडक्लिफ ब्रिटेन के एक सफल वकील हुआ करते थे और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही माना गया कि उन्हें भारत के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अगर आप सोचते हैं कि रेडक्लिफ को ही क्यों चुना गया, तो ये कारण था कि उन्हें भारत के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए शायद चुना। ब्रिटिश सरकार की सोच ये थी कि कोई भी ऐसा आदमी जो भारत को जानता है और भारत की राजनीति को समझता है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये बंटवारा नहीं कर पाएगा। एक और दिलचस्प बात यह कि रेडक्लिफ को इस बंटवारे के लिए उस समय लगभग 3000 पाउंड मिले थे, यानी आज के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए तब रेडक्लिफ ने लिए थे ये बंटवारा करने के लिए। सोचिए, 2 देशों का बंटवारा करने की कीमत 4 लाख रुपए। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया और जाते जाते ऐसा घाव हमें दे गए जो अगले 200 वर्षों तक हमें चुभता रहेगा, चाहे वो भारत के लोग हों या पाकिस्तान के। क्योंकि ये सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, ये लोगों का बंटवारा था, परिवारों का बंटवारा था, रिश्तों का बंटवारा था और हिंदू और मुसलमानों के बीच का बंटवारा था। अगर 1947 में भारत का बंटवारा ना होता, आपने सोचा है तो क्या होता? जरा कल्पना कीजिए आज के दिन, अगर बंटवारा ना होता और भारत आज भी एक संयुक्त भारत होता तो क्या होता? भारत आज धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टर बॉय होता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश होता। कैसे होता? क्योंकि आज भारत में पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का लगभग 30%, यानी 60 से 63 करोड़ मुसलमान आज भारत में रह रहे होते और भारत में पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान एक साथ आज रह रहे होते। धर्मनिरपेक्षता का उसकी इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती थी? तो अगर ये दोनों देश आज भी एक होते तो भारत की जनसंख्या लगभग 190 करोड़ होती और हमारी जो सीमा है भारत की वो ईरान तक होती। ईरान आज हमारा पड़ोसी देश होता। भारत के पास आज 23 लाख सैनिक होते और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना होती। भारत के पास 3800 एयरक्राफ्ट होते और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स होती। अगर भारत का बंटवारा ना होता तो भारत के पास 350 परमाणु बम भी होते और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होता। अगर दोनों देशों के रिसोर्सेज को हम मिला लें, दोनों देशों के पास जो संसाधन हैं उन्हें हम मिला लें, तो आज भारत इस जगह पर खड़ा होता। यह सिर्फ एक कल्पना है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर वो बंटवारा होता ही नहीं, अगर आपको आज दोबारा से रिवाइंड करने का मौका मिले इतिहास को और आप सोचें कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसे आप अनडू कर सकें एक बार और भारत एक बार फिर से संयुक्त भारत बन जाए, तो क्या होता? जरा कल्पना करके देखिए। कल स्वतंत्रता दिवस है, कल का दिन लगाइए इस पर कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपको टाटा ग्रुप की कहानी भी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि 158 साल पुराना ये ग्रुप आज अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि टाटा ग्रुप के भी ऐसे दिन आ जाएंगे।
इसलिए क्योंकि टाटा ग्रुप का जो उदय है वो भी भारत के साथ साथ हुआ है। आज इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। वर्ष 1868 में बना ये ग्रुप 2026 में यानी आज के दौर में एयर इंडिया के घाटे, एयर इंडिया को लेकर हो रहे तमाम विवाद और टाटा ग्रुप में मैनेजमेंट में आपसी मतभेदों की वजह से विवादों में है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसी हफ्ते अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया और अब टाटा सन्स का नया चेयरमैन कौन बनेगा इसे लेकर असमंजस है। कोई नहीं जानता, इतना बड़ा ग्रुप आज वहां पर ऐसे मतभेद चल रहे हैं। इस खबर के बाद टाटा ग्रुप के शेयरों में गिरावट आई और अब निवेशकों में भी ये चिंता है। एक जमाने में टाटा ग्रुप भारत की रीढ़ की हड्डी था, जो शायद आज भी होगा, लेकिन आज टाटा ग्रुप की जो स्थिति है वो नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी। वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना विदाई भाषण दिया था। ये भाषण किसी सरकारी बिल्डिंग से नहीं दिया, बल्कि मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में उन्होंने दिया था। ये घटना ताजमहल पैलेस के ऐतिहासिक महत्व और टाटा के इतिहास की कहानी बयां करती है। आज़ादी के समय हमारे देश में टाटा जैसी बहुत ही कम प्राइवेट कंपनियां थीं जिन्होंने आज़ादी से पहले ही भारत को एक औद्योगिक और एक मॉडर्न देश बनाने का सपना देखा था। भारत के औद्योगिकीकरण में टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1868 में इस ग्रुप की स्थापना की और आज़ादी के पहले तक यह भारत का प्रमुख बिजनेस ग्रुप बन चुका था। 1938 में टाटा ग्रुप के पास 14 कंपनियां थीं, 1938 में, आज़ादी से पहले, और हर साल 17 करोड़ रुपए का कारोबार ये कंपनी करती थी। उस समय टाटा ग्रुप का कारोबार मुख्य रूप से भारत तक सीमित था, लेकिन आज टाटा ग्रुप की 31 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से 26 शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। ये कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में हर साल 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार करती हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। कितनी बड़ी कंपनी है ये। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा थे। आज़ादी के समय टाटा के पास टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा एयरलाइंस, जिसे आज आप एयर इंडिया कहते हैं, और ताज होटल्स जैसे बड़े बिजनेस थे। JRD टाटा ने सिर्फ कारोबार बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भारत के आर्थिक विकास पर भी उन्होंने काम किया। वर्ष 1944 में उन्होंने देश के दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर बॉम्बे प्लान तैयार किया था। इस प्लान का उद्देश्य भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। वर्ष 1945 में JRD टाटा और होमी जहांगीर भाभा की वजह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। बाद में यही संस्था भारत में वैज्ञानिक और न्यूक्लियर रिसर्च के विकास में बहुत महत्वपूर्ण बनी। आज़ादी के बाद भारत को सड़कें, रेलवे, पुल, डैम्स, कारखाने और बिजली परियोजनाओं की ज़रूरत थी, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया तैयार करना था। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक थी स्टील। भाखड़ा नांगल बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं को बनाने में टाटा स्टील का इस्तेमाल हुआ और टाटा ने स्टील बनाना शुरू किया और टाटा स्टील ने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दिया स्टील देकर। JRD के दौर में ही वर्ष 1968 में IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शुरू हुई। आज पूरी दुनिया में ताज होटल भारत की एक अलग पहचान बना रहा है। 16 दिसंबर 1903 को मुंबई में ताजमहल पैलेस लगभग 42 करोड़ रुपए में बना था और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय होने के कारण उस जमाने में जमशेदजी टाटा को बॉम्बे के एक होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया था, क्योंकि तब भारत के लोगों को बड़े होटल्स में एंट्री नहीं मिलती थी। बॉम्बे को आज आप मुंबई के नाम से जानते हैं और इसके बाद ही जब उनका इतना अपमान हुआ, उन्हें होटल में जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो एक भारतीय थे, उसके बाद जमशेदजी टाटा ने एक ऐसा होटल बनाने का सपना देखा जहां भारत के लोगों को भी वही वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलें। ये बॉम्बे की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें बिजली का इस्तेमाल हुआ था। ये देश का पहला होटल था जिसमें अमेरिका के पंखे, जर्मनी से लिफ्ट मंगवाई गई और विदेशी होटल्स की तर्ज पर ट्रेन किए गए इंग्लिश बटलर्स यहां पर रखे गए थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान इसी ताज होटल में भारत के नेताओं की बैठकें होती थी। लेकिन आज टाटा ग्रुप एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए आज उसकी कहानी आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे भारतीय 5 स्टार लग्जरी होटल खोलना JRD टाटा के लिए उनके स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा फैसला था।
नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Success feels richer when the journey begins with confidence. With unlimited domestic and international lounge access, every journey begins in comfort. And across borders, zero forex markup makes every payment effortlessly rewarding. But her greatest celebration begins when she brings her success home. Stay 2 nights at premium ITC hotels and enjoy the 3rd night complimentary. Enjoy 4 complimentary golf rounds annually. PNB Luxura. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो JK हो। देश का टायर JK टायर। सौ 100% शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक से पहले हमने आपको JRD टाटा की कहानी सुनाई, लेकिन 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने टाटा को एक मल्टीनेशनल ग्रुप बनाया। उनके समय में टाटा ने टेटले, कोरस और जैगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों को खरीद लिया। रतन टाटा ने जब टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली, उस समय इस ग्रुप की 1 साल की कमाई 13,800 करोड़ रुपए थी। 2012 में जब उन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ा, तब इस ग्रुप की हर साल की कमाई 40 गुना बढ़कर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। और इस तरह से JRD ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया, तो रतन टाटा ने अपने दौर में देश और दुनिया में टाटा का भरोसा बढ़ाया। देश के लोग टाटा को एक भरोसेमंद कंपनी मानने लगे कि टाटा पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन टाटा की कहानी में सिर्फ सफलता नहीं है। 2008 में टाटा ने नैनो कार लॉन्च की। ये प्रोजेक्ट, बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे हैं टाटा के जो असफल रहे, और ये प्रोजेक्ट असफल रहा। इसी तरह टाटा एयरलाइंस, जिसे JRD टाटा ने शुरू किया था, जिसे आज एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो भी लगातार घाटे में है। और अब एयर इंडिया अलग अलग तरह से विवादों में चल रही है, और देश के लोग एयर इंडिया की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। बिजनेस को लेकर अक्सर कहा जाता है कि पहली पीढ़ी संघर्ष करके नया बिजनेस शुरू करती है, दूसरी पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है, तीसरी पीढ़ी बिजनेस को और बड़ा बनाती है, लेकिन कई बार चौथी पीढ़ी आते आते विवाद और बंटवारे की समस्या शुरू हो जाती है और वहाँ से पतन शुरू होता है। जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप को शुरू किया। आज़ादी के बाद JRD टाटा ने इसे मजबूत किया। रतन टाटा ने इसे और आगे बढ़ाया, लेकिन अब N चंद्रशेखरन के दौर में ये ग्रुप कई वजहों से विवादों में है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ट्रस्ट है। आज़ादी के 79 साल बाद आज सवाल ये नहीं कि टाटा कितना बड़ा हो गया, बल्कि सवाल यह है कि क्या टाटा आज भी उतना ही भरोसेमंद बना रहेगा जितना आज़ादी के बाद के कई दशकों में ये रहा है। और अब आखिर में जल्दी से चलते चलते आपको स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य भवन से लेकर श्रीनगर की मशहूर डल लेक तक चारों तरफ आपको सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा, और चारों तरफ देशभक्ति से भरा हुआ है। देखिए,
आज से कुछ साल पहले किसने सोचा था कि श्रीनगर के डल लेक से, डल झील से आपको तिरंगे वाली ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सबके हिस्से, सबके हिस्से, धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा, हमसे खिलेगा, हमसे खिलेगा देश का। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। तो डिकोड के आज के एपिसोड को इस समय तक 5.7 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, मतलब 57 लाख व्यूज़ आज के एपिसोड को मिले हैं। आपके इस प्यार के लिए, भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल 15 अगस्त है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात को 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो गलत है उसका विरोध हमेशा सीना ठोक कर कीजिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है, लेकिन गुलाम नहीं। नमस्कार।